उस समय प्रकाश झा यहाँ आए थे पटना, दामुल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था और उन्होंने पटना में एक नई शुरुआत करी थी। उन्होंने संस्कृति को उद्योग से जोड़ने की परिकल्पना की थी। ये निश्चित रूप से समय के आगे की सोच थी। बिल्कुल। सत्यजीत रे की भी बात यदि हम लोग सामने रखें तो उन्होंने कहा था कि समीक्षक को एक फिल्मकार से ज़्यादा जानना चाहिए। सिर्फ फिल्म देखना या नरेशन, कहानी की चर्चा करना अपने आप में मुझे लगता है कि ये समीक्षक के लिए थोड़ा सा आधा अधूरा काम है। समीक्षक का काम है कि वो एक दर्शक और उस फिल्म के बीच के लिए एक पुल बने। इस समय मुझे लगता है कि लगान शायद अंतिम फिल्म थी जिसमें कि गांव अपने पूरे वजूद में दिखता था। करें तो लगान में है कि कहीं भी उजला नहीं दिखता है। सारे लोग उजले कपड़े पहने रहते हैं लेकिन उजला नहीं होता है, वो मटमैला रहता है। तो उजला दिखाने में भी संकोच उसमें किया गया था। तो गाँव का मतलब ये था। लेकिन हमारे यहाँ जब किरदार होते हैं तो उनको जानबूझ के बैल, हल वही दिखाना क्यों जरूरी है? क्यों हमारे किरदार मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? आज से 20 साल पहले रिमोट से लहंगा उठा रहे थे। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। प्रस्तुतियों के इस दौर में जहां कृतियों और प्रस्तुतियों के बीच का अंतराल कम होता जा रहा है, वहां आवश्यकता है पैनी नजर की, बुलंद आवाज की और बेहतरीन अंदाज की। लेकिन अफसोस ये तीनों चीजें एक जगह मिल पाएं ये मुश्किल से ही हो पाता है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिनकी नजर भी पैनी है, जिनका अंदाज भी अलहदा है और जिनकी आवाज भी बुलंद है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मशहूर फिल्म समीक्षक जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है, श्री विनोद अनुपम जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिनेमा के विषय में आप लगातार लिखते हैं और अगर हम इसको और बेहतर तरीके से कहें तो कला के विभिन्न जो आयाम हैं, जो अलग अलग विधाएं हैं, उन सब पर आपका अच्छा हस्तक्षेप है। तो कलात्मक समीक्षा की तरफ आपकी नज़र पहले पड़ी या फिर पहले आप एक सामान्य लेखक थे जिसने अचानक कला की तरफ रुख मोड़ लिया? देखिए, आप थोड़े मैंने शुरुआती दिनों की तरफ मुझे ले जा रहे हैं। जी। तो शुरुआत तो मेरी कहानी लिखने से हुई थी। अच्छा। हाँ, और हम जमालपुर रहते थे जी। हाँ, जमालपुर में ही मेरा बचपन बीता। बचपन क्या, जवानी तक जमालपुर में ही। लगभग 2000 के बाद हम लोग पटना आए। बड़ा खूबसूरत शहर है। हाँ, तो साहित्य से वहीं जुड़े रहे जी। बच्चों की पत्रिकाएं हाथ में आती रहीं, पराग नंदन उस समय बहुत सारी निकलती थी, खूब सारी। और ये मैं खुशकिस्मत रहा, मेरी पहली कहानी ही सारिका में छपी। अच्छा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहली कहानी सारिका में छपी और उसके बाद कई कहानियाँ लगातार कमलेश्वर के संपादन में गंगा निकलती थी। उसमें वर्तमान साहित्य में कई कहानियाँ पुरस्कृत हुई। तो मूलतः मैं कहानी और व्यंग्य जी, ये दो मेरी विधा थी। और इन व्यंग्य के लिए कॉलम मैं लिख रहा था, वहीं से कई अखबारों में, कई पत्रिकाओं में, और इंडिया टुडे के विशेषांक में मेरी कहानी आई थी जी। उसी समय मुझे याद है, लगभग ये दौर होगा 87-88 का। उस समय प्रकाश झा यहाँ आए थे पटना जी। पटना को उन्होंने कहा दामुल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था और उन्होंने पटना में एक नई शुरुआत करी थी। अनुभूति संस्था बनाई थी और सांस्कृतिक सूचना केंद्र के नाम से उन्होंने संस्कृति को उद्योग से जोड़ने की परिकल्पना की थी। वाह, एक बड़ी परिकल्पना थी कि संस्कृति जो कि शौकिया थी उसको उन्होंने उद्यम की तरह लिया था जी। ये निश्चित रूप से समय के आगे की सोच थी। बिल्कुल। हाँ, और इसकी शाखा उन्होंने कई जिलों में बनाई, फारबिसगंज में, बेगूसराय में, और नाटक को उन्होंने कमर्शियलाइज किया। अलग अलग जगह, अलग अलग संस्थाओं के लिए कैसे नाटक कर सकते हैं। यहीं से उन्होंने एक वर्कशॉप की शुरुआत की, फिल्म भाषा और तकनीक पर। वाह। और आपको आश्चर्य होगा, अखबार में विज्ञापन दिया उन्होंने। वाह। और तो विज्ञापन पढ़ कि इस तरह का एक वर्कशॉप पटना में होने जा रहा है, जो लोग इच्छुक हों। मैंने भी आवेदन किया पटना जमालपुर से। उसमें कई, सासाराम से अभय जी थे, नर्मदेश्वर जी थे, बड़े लेखक, कई लोग, संजीव जी आए थे उस वर्कशॉप में।
जयदेव सर भी जुड़े थे शायद। हाँ, तो उस वर्कशॉप में पहली बार मैं आया और सिनेमा की भाषा के बारे में सुनने का मौका मिला। अच्छा। और मुझे लगा कि इससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम साहित्य लिख रहे हैं, साहित्य पढ़ कौन रहा है, और साहित्य पढ़ रहा है तो साहित्य कितनी देर टिक रहा है दिमाग पर। बिल्कुल। और सिनेमा तो हम चाहे अनचाहे सिनेमा हमको प्रभावित कर रहा है, अद्भुत प्रभाव। हाँ, तो मुझे लगा कि जब सिनेमा पर हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें मुझे लगा कि पटकथा निकलती थी मध्य प्रदेश से, सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी। या जब भी साहित्य में चर्चा होती थी तो या तो विदेशी फिल्मकारों की या फिर भारत में चर्चा हुई तो बस सत्यजीत रे की जी, उसके बाद चर्चा नहीं होती थी। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अजीब मामला है। सिनेमा देख रहे हैं हम सुभाष घई की, सिनेमा हम देख रहे हैं मनमोहन देसाई की, और किताबों में चर्चा हो रही है सत्यजीत रे की। इसकी बात कौन करेगा? तो मुझे लगा कि इसमें मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। और मेरे जो लिखने, सिनेमा पर बात करने की शुरुआत हुई, लिखने की शुरुआत हुई, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैंने कभी भी हमेशा कमर्शियल फिल्मों को ही सामने रखा और उसी पर लिखने की शुरुआत की। और मैं जो वो साहित्य से सिनेमा की ओर आना हुआ, वो एक तरह से जिद में आना हुआ कि इस पर कोई नहीं लिख रहा है, इस पर मैं लिखूंगा। ये बड़ी सुंदर जिद थी और उसका नतीजा ये हो कि हम सबको इतना कुछ पढ़ने और सीखने को मिला। मैं भी लिखता हूँ सिनेमा के बारे में, और मैं आज ये बाबा से बुलंद कबूल करना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी लिखना और पढ़ना सीखा है वो आप ही को पढ़ के सीखा है। तो आप मेरे गुरु भी हैं। तो और आपसे आज ये पूछ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग देख और सुन रहे हैं, क्योंकि एक चलन सा आ पड़ा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आ जाने के बाद हर व्यक्ति की अपनी राय है और वो सिनेमा के बारे में ऐसे खुल कर लिख रहे हैं जैसे वो खुद समीक्षक हों। तो फिल्म समीक्षक, अगर ये पद चल रहा है तो आपकी ज़ुबान से ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि फिल्म समीक्षक होता क्या है और उसे किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जी, और मुझे लगता है सत्यजीत रे की भी बात यदि हम लोग सामने रखें जी, तो उन्होंने कहा था कि समीक्षक को एक फिल्मकार से ज़्यादा जानना चाहिए। वाह। एक निर्देशक, उसको निर्देशक की आत्मा में प्रवेश करना होता है। उसको ये समझना होता है कि निर्देशक ने ये दृश्य बनाया तो क्यों बनाया, तभी वो उसके बारे में बात कर सकेगा। बिल्कुल। वो समीक्षा सिर्फ दृश्यों की समीक्षा है नहीं, फिल्म कैसे परिकल्पित की गई, किन स्थितियों में परिकल्पित की गई, कि कौन सा समय था जब चेन्नई एक्सप्रेस सोचा गया होगा, बिल्कुल, कौन सा समय था जब हिप्पी फिल्म सोचा गया होगा। मुझे लगता है समीक्षक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इतिहास का भी थोड़ा ज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, खास करके अपने समय का ज्ञान उसको होना चाहिए। वाह। आप जिस समय में रह रहे हैं, जिस समय की फिल्म देख रहे हैं, जिस समय की फिल्मों पर बात कर रहे हैं जी, आप नया दौर पर तब तक बात नहीं कर सकते हैं जब तक आप पंचवर्षीय योजनाओं की बात ना कर के बारे में आपको जानकारी ना हो, भारत के विकास की जानकारी ना हो, उसके होने वाले प्रभाव की जानकारी ना हो। बिल्कुल। तो ये आप समीक्षक को सिर्फ फिल्म देखना या नरेशन, कहानी की चर्चा करना अपने आप में मुझे लगता है कि ये समीक्षक के लिए थोड़ा सा आधा अधूरा काम है। बिल्कुल। समीक्षक का काम है कि वो एक दर्शक और उस फिल्म के बीच के लिए एक पुल बने। हाँ, यदि हम आज की फिल्म की बात करें तो सैयारा फिल्म सब देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन है कि वो फिल्म, उस फिल्म का आपके लिए टेक अवे क्या है, हाँ, ये बताना आपका काम है, आपकी जवाबदेही है कि भाई दर्शक, आप फिल्म देखी आपने, आपको अच्छा लगा, आपको उसमें क्या ले जाना चाहिए घर और क्या वहीं छोड़ देना चाहिए। ये सभी फिल्मों में है। आप चाहे शोले की बात करें, इसलिए मैं कमर्शियल फिल्मों की बात करता हूँ। लोग बोलते हैं वो रद्दी फिल्म है। अच्छा, रद्दी जैसी मेरी पहली गुरु थी गायत्री चटर्जी, जिनसे मैंने यहाँ क्लास शुरुआत करी थी, और अभी भी वो जीवित हैं, FTII में काफ़ी उम्र हो गई उनकी। तो गायत्री जी बोलती थी कि बुरी से बुरी फिल्म देखो, पता चलेगा कि क्या नहीं करना है तुमको। ठीक बात है।
जितनी फिल्में तो मुझे लगता है कि फिल्में देखनी चाहिए, और हमारा काम है, जो समीक्षक का काम है, दर्शकों को ये बताना, देख तो लिया आपने, आपको उसमें से ये ले जाना है और इसको यहीं छोड़ देना है। बिल्कुल, ये ठीक बात है। आपने काफ़ी वक्त बिताया, काफ़ी दिनों तक लिखते रहे, लंबा सफ़र रहा है आपका, एक तवील सफ़र है सिनेमा के बारे में लिखते, बात करते, कई मंचों से आपको सुना, आपके कई लेख पढ़े, और ये बहुत एविडेंट है, काफ़ी दिखता है कि हमारे सिनेमा से, भारतीय सिनेमा से, या कहें हिंदी सिनेमा से, गांव अचानक से गायब होते चले गए, फिर परिवार गायब हुए, और ये लगातार बदलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है कि गांव परिवार सब गायब हो गए, और वापस अब ओटीटी के दौर में हम वापस उधर ही लौट रहे हैं, गाँव की तरफ, कभी परिवार की तरफ, छोटी समस्याओं की तरफ, मोहल्लों की तरफ। तो ये अचानक से गुम हो जाना और फिर ओटीटी के माध्यम से उधर घुसना, क्या कारण रहे होंगे कि अचानक से चीज़ें गायब हो गई? देखिए, वही हम लोग बात कर रहे थे ना, समय की बात। जी जी जी। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। वो गांव, जिसमें मुझे लगता है कि लगान शायद अंतिम फिल्म थी जिसमें कि गांव अपने पूरे वजूद में दिखता था। बिल्कुल। और नहीं तो उसके पहले वो रामपुर का लक्ष्मण और वो गंवार और वो उस तरह की जो फिल्में आती थी गांव की, तो गांव एक ज़रूरत थी, क्योंकि लोग गांव से आना शुरू हुए थे शहर में जी, तो उनको एक नॉस्टैल्जिया था उनके पास कि गांव है, अभी भी गांव बचा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद जब ये उपभोक्तावाद, जिसको हम बोलते हैं, बाजारवाद का दौर आया, जिसमें कि हमने विदेश को पहली बार देखना शुरू किया, जो खुला बाजार जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, तो स्विट्जरलैंड दिखने लगा, ये दिखने लगा, हॉलीवुड दिखने लगा, विदेश की फिल्में आने लगी यहाँ पर। जब ओपन मार्केट हुआ तो फिर हम छूट गए, उधर से चीज़ें छूट गई, और चीज़ें जो लोग बोलते थे फिल्में अब एनआरआई के लिए बन रही हैं। हाँ, हमारे दर्शक ही बदल गए। बिल्कुल, दर्शक बदल गए, तो अब उनको वो गांव का जो वो भदेशपन था, जैसे आप लगान की बात करें तो लगान में है कि कहीं भी उजला नहीं दिखता है, सारे लोग उजले कपड़े पहने रहते हैं लेकिन उजला नहीं होता है, वो मटमैला रहता है। तो उजला दिखाने में भी संकोच उसमें किया गया था। तो गांव का मतलब ये था। लेकिन अब जब करण जौहर की फिल्में आने लगी, आदित्य चोपड़ा की आने लगी, यहाँ तक सूरज बड़जात्या की फिल्में आने लगी, एक नए जनरेशन जो अमेरिका से फिल्म मेकिंग सीख करके आए थे, और जो कि उसमें ये भी, यदि हम लोग सिनेमा की बात करें, सिनेमा के अंदर की बात करें, ये जो जनरेशन आया था, ये जनरेशन सेकंड जनरेशन था। इसने पैदा ही वहीं लिया था, इंडस्ट्री में। इसने देखा ही नहीं था। जैसे बी.आर. चोपड़ा गांव से आए थे, यहाँ उन्होंने फिल्म बनाने की शुरुआत करी, इसको पता ही नहीं था कि गांव क्या होता है। हाँ। तो इसने तो धीरे धीरे गांव छूटता चला गया, और गांव छूटता चला गया। उसके बाद आप परिवार की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात आपने करी। अभी सैयारा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सैयारा में एक बड़ा अजीब तरह का, उसमें लंबे समय के बाद परिवार दिखा, माँ बाप दिखे, तो मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो माँ बाप दिख रहे हैं। अमूमन फिल्मों में अब होता है कि फिल्मों में सिर्फ स्त्री और पुरुष दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। भाई बहन का तो नाम बात ही खत्म हो गई, रक्षाबंधन आया चला गया, पर वो सब मामला खत्म हो गया। तो इसमें एक दृश्य है, नायिका को वो पता चलता है अल्जाइमर हो गया है, डॉक्टर बोलता है कि आपको इसको किसी ऐसी जगह पर ले जाना है जहाँ पर ये सुकून से रह सके। तो होता है कि वो पिता बोलता है माँ को कि तुम चली जाओ इसके साथ। बोलती है कि नहीं, पिता बोलता है मैं चला जाता हूँ। माँ बोलती है कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप कैसे जाइएगा अपने। तो वो बोलता है कि मैं चली जाती हूँ। बोलता नहीं, तुम चली जाओगी तो छोटे का परीक्षा होना है, इसको दिक्कत होगी। अच्छा, मतलब है बेटी को अल्जाइमर है, और दोनों एक दूसरे को, माने हम भी नहीं जा, तुम भी मत जाओ, हम भी मत जाए। उसके बाद है कि एक तीसरे, एक नए प्रेमी उसको मिला है, उसके साथ वो लोग भेज देते हैं उसको इलाज के लिए। तो ये जो एक नया परिवार डेवलप हुआ, जिस परिवार में सब कुछ है लेकिन इमोशन नहीं है, एक दूसरे परिवार का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक सेक्रीफाइस, बिल्कुल, कि हम लोग एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। सही बात। उसमें है सब कुछ है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं है। तो ये परिवार, जो नया परिवार अभी दिख रहा है
चाहे वो टीवी सीरियल में दिख रहा हो या फिल्मों में दिख रहा हो या फिर वेब सीरीज में दिख रहा हो। तो ये इन परिवारों में संबंध तो है, पिता है, आप मिर्जापुर देख लीजिए जी, सब कुछ है, लेकिन है कि एक दूसरे के प्रति कोई सेक्रीफाइस नहीं है। संबंध है लेकिन संवेदना नहीं। संवेदना, बिल्कुल सही शब्द का। तो ये OTT क्या जाने के बाद मिर्ज़ापुर का जिक्र हुआ, और सच में उसके पहले भी सेक्रेड गेम्स आई, उसके बाद मिर्ज़ापुर आई। तो जो दर्शक हैं, देखने का नज़रिया भी उनका बदला है और ये चीज़ें देख रहे हैं। मिर्ज़ापुर आने के बाद एक सीरीज़ से उसी तरीके की फिल्में OTT पर आती रहीं, लगातार आती रहीं। इनका मन नहीं उबता या क्या होता है पता नहीं, या फिर किसी नएपन की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मुझे नहीं समझ आता। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मनोदशा होती है उन फिल्म मेकर्स की, क्यों बार बार एक ही तरीके का कंटेंट, वही मार धाड़, वही गाली गलौज, वही सेक्स, वही वायलेंस, बार बार वही क्यों परोसा जा रहा है? शायद वो हम ग्रहण कर रहे हैं आसानी से इसलिए, या फिर कुछ और कारण है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए वैसा ही किया जा रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ हिंदी सिनेमा के साथ या हिंदी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके साथ शुरू से एक मुश्किल रही है। यहाँ सबसे कम खर्च जो किया जाता है, सबसे वो कहानी पर होता है। हाँ, बिल्कुल, राही मासूम रजा ने भी ये बात कही। हाँ, सबसे कम तवज्जो दी जाती है वो कहानी को दी जाती है। जितना भी R&D यहाँ है वो है तकनीक पर। हाँ, स्क्रिप्ट पर कोई खर्च यहाँ नहीं किया जाता है, तो स्क्रिप्ट पर जब आप खर्च ही नहीं करेंगे, आपकी प्रायोरिटी ही जब स्क्रिप्ट नहीं है, तो होता ये है कि जो बना बनाया फार्मूला है उसी को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, एक सेफ गेम खेलो फार्मूला। हाँ, उसमें यह है कि यदि हिंसा चल रहा है, क्राइम चल रहा है, तो चलो क्राइम चलने दो क्राइम। उसमें है कि रिस्क नहीं लेना है। उसमें ये सत्यजीत रे ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि सिनेमा का दायित्व तो है कि वो हमारे सौंदर्य बोध को थोड़ा ऊपर उठाए। बिल्कुल, थोड़ा ऊपर उठाए। अभी और इनका जो कहना होता है कि जो हिंदी की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इनका कहना है कि हिंदी सिनेमा के सौंदर्य बोध को दर्शकों तक ले जाना है। जो दर्शक का सौंदर्य बोध है उसे थोड़ा नीचे ही ले जाना है, जो सबसे निचले तबके के दर्शक हैं, वो भी उसके साथ वो रिलेट कर सके। उनको ऊपर बढ़ाने की यहाँ कोई चुनौती नहीं लेते हैं ये, क्योंकि वो चुनौती लेने के लिए फिर आपको श्रम करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे लगान के लिए जी, लगान में जिस तरीके की मेहनत दिखती है, लगान की तैयारी दिखती है, या कोई भी फिल्म, आप कोई भी अच्छी फिल्म आप उठा के देख लीजिए, उसमें जो कहने के लिए जिस तरीके की तैयारी की जाती है, वो तैयारी आमतौर पर उसके लिए हिंदी की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तैयार नहीं है। आप पंचायत देख लीजिए। बिल्कुल, पंचायत की अपील इसलिए है कि उसकी राइटिंग बेहतर है, उसकी जो उसमें जो जीवंतता है वो उससे लोग रिलेट करते हैं, उसके साथ लोग नॉस्टैल्जिया में उसके साथ लोग उसको पहचान रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स। अरे ये विधायक तो इसे फलाना जैसा है, ये सर मुखिया है तो ये मुखियापति है तो उस तरह का मुखियापति है, तो लोग रिलेट कर रहे हैं उससे, रियल लाइफ में देख रहे हैं वो साफ वहाँ। तो ये राइटिंग का जो मामला होता है, हिंदी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसमें लैग करती है, और यही कारण है कि ये फार्मूले से निकलना इसके लिए। अब आप पंचायत को ही देखिए ना, पंचायत चल गई, उसके बाद अब उसी फॉर्मेट पर चीजें आ रही, ग्राम चिकित्सालय आई, हाँ, बहुत चीजें एकदम उसी तरीके से, हाँ, दोपहिया आई, तो अब है कि अब उसका भरपूर दोहन कर लेना है, फिर उसके बाद फिर ये लोग जो एक सेट पैटर्न चल जाए उसको चलाते रहना। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत पते की बात आपने बताई, और ये सब जो सुन और देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि लेखन पे खर्च नहीं किया जाता हमारे यहाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मानी जाती है। मुझे एक बात याद आती है कि शेक्सपियर इन लव जब आई और 7 ऑस्कर्स मिले उसको, उसमें जोसेफ फाइन्स और ग्वाइनेथ पैल्ट्रो जैसे लोगों ने काम किया, लेकिन सबसे अधिक पैसा टॉम स्टॉपर्ड ने लिया जिसने स्क्रिप्ट लिखा था। बिल्कुल, और बिल्कुल। इतना बेहतरीन लिखा हुआ स्क्रिप्ट था कि शुरुआती डायलॉग से लेकर अंतिम डायलॉग जो कि राइट मी वेल कह के जाती है ग्वाइनेथ, वहाँ तक इतना सुंदर क्लिच लिखा हुआ था, और समझ में आता है कि क्यों उसने पैसे मांगे होंगे। तो वैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत सही बात आपने जो शुरू में कही कि समय का बोध होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो समय का बोध लेके एलिजाबेथन एज को एकदम उतार दिया है उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं, आपकी बातों से मुझे यही संदेश मिल रहा है कि रिस्क टेकिंग
एबिलिटी भी कम है लोगों में और लोग लेना भी नहीं चाहते नहीं हैं। लेना चाहते। तो और एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे बस तकनीक पे एक्सपेरिमेंट बस, हो रहा बस। है, कंटेंट पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ चुकी है तो मुझे ये सवाल पूछना भी वाजिब लगता है कि एक क्रिटिक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे बदलाव देखना चाहते हैं? दिक्कत ये होती है ना कि हम लोग तो बहुत सारा कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, देखना चाहेंगे। इंडस्ट्री अपने हिसाब से चलती है। बिल्कुल। हमारा मानना यह है कि सिनेमा को कम से कम आज के साथ बात करनी चाहिए। बहुत आज की जो समस्याएं हैं, आज जो चेंजेज आ रहे हैं, और वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि हमारे बीच से लोग फिल्म बनाने के लिए नहीं जाएंगे। वो चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरीके से एब्सेंट है। चाहे आप अनुराग कश्यप से लाख असहमत हों, लेकिन अनुराग कश्यप हैं, वो अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करा रहे हैं। तो कई फिल्मकार भी हैं मुंबई में जो कि अमित राय हैं, जिन्होंने ओ माय गॉड बनाई। तो कई सारे फिल्मकार हैं जो कि हमारे बीच से गए हैं, उनके पास अपनी कहानियां हैं, अपनी कहने की शैली है, अपने जीवन के अनुभव है। सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि हम अपने, जब तक आपके पास अपना अनुभव, जैसे सेकेंड जनरेशन की बात हम लोग कर रहे थे, करण जौहर के पास अब जीवन का अनुभव ही नहीं है, उसने जीवन जिया ही नहीं। अब उससे हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार की समस्याएं वो दिखा सकता है। मिडिल क्लास परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो किन समस्याओं से एक कहानी बनती है ये उसको पता नहीं है। वो क्रिएट कर सकता है, वो ड्रामा बना सकता है, वो इमोशनली उसको नहीं दिखा सकता है। तो ये है कि हमारे बीच के लोग अब जा रहे हैं। अब मुझे लगता है ये संख्या जितनी बढ़ेगी, जितना हमारा हस्तक्षेप बढ़ेगा हमारे बीच के लोगों का, उतनी ही हमारी बातें वहाँ आएंगी और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हो या वेब सीरीज हो या टेलीविज़न सीरियल हो, उसकी सार्थकता यही है कि हम उससे जुड़ सकें, उसमें हम अपने आप को कहीं न कहीं पर देख सकें, अपने आप को हम पहचान सकें। ठीक बात। तभी उसमें हम उससे कुछ ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप बिहार से हैं, और सौभाग्य की बात इसलिए कि हम जैसे कईयों को आपको पढ़ के ही सिनेमा देखना आया और सिनेमा के बारे में सोचना आया, और ये कहने में किसी को कोई झेप नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ आज जितने भी लोग लिख रहे हैं मेरी पीढ़ी के, वो कहीं ना कहीं आपसे मुतासर हैं, आपसे ही सीखा है हम सब ने। तो थोड़ा सा रुख बिहार की तरफ करते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये सालता है, ये खलता है जब मैं फिल्म हिस्ट्री पढ़ता हूँ और जब देखता हूँ कि किस तरीके से नाज़िर हुसैन को राजेंद्र बाबू लेके आते हैं, एक भोजपुरी इंडस्ट्री की कल्पना करते हैं, मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। तो ऐसा क्या घटित हुआ कि अचानक धीरे धीरे ये शब्द भोजपुरी अश्लीलता का पर्याय बन गया? इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे और उस पूरे कालखंड को जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जो फिल्में बनती थी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो से लेके विदेशिया या जो भी चीज़ें बनी, उस समय लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, सारे लोग आते थे यहाँ, गा के जाते थे। नाज़िर हुसैन ने खुद एक्टिंग की कई जगहों पर, ऐसे चोटी के कलाकार आते थे, मन्ना डे भी गाते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सबका लोप हो गया, सब वापस चले गए? ये एक लंबी कहानी है, मुझे पता है, और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप उस समय मौजूद थे जब ये चीज़ें बदल रही थी। देखिए, इसमें जो मुश्किल आई ना, वो हमारे अपने सिनेमा के साथ जी, उसमें सिर्फ भोजपुरी की ही क्यों बात करें, बिहार भाषाओं के मामले में काफ़ी समृद्ध है। बिल्कुल। बिहार के पास भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, मैथिली है। मैथिली जैसे समृद्ध भाषा है जिसमें विद्यापति हुए। बिल्कुल। और लेकिन अफसोस किसी भाषा में फिल्म बनी नहीं बनी, मतलब है कि एक आध कहीं कहीं बन गई तो बन गई, लेकिन एज माने फिल्म इंडस्ट्री के रूप में यहाँ फिल्म विकसित नहीं हो सकी। भोजपुरी ने शुरुआत बड़ी अच्छी करी। जी, नाज़िर हुसैन साहब आए, नाज़िर हुसैन साहब ने यहाँ आकर के फिल्म बनाई। बाबू राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी जी, और उसके बाद कई एक फिल्में बनी जी, विदेशिया बनी, लागी नहीं छूटे रामा बनी, बाद में फिर धरती मैया तक जी, कई सारी खूबसूरत फिल्में बनी।
अपनी कहानियों वाली फिल्म बनी। मुश्किल ये है, जो एक फ़र्क था, एक फ़र्क हम लोग देख, वो फिल्में यहाँ के लोग नहीं बना रहे थे। हाँ। वो फिल्में भोजपुर के लोग नहीं बना रहे थे। हाँ। वो फिल्में बना रहे थे जो मुंबई में सेटल थे। सिर्फ भाषा हमारी थी, सिर्फ भाषा वो ले रहे थे यहाँ से। जी। अब लता जी के गाने पर हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन लता जी का जो एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं, वो फिल्म के साथ उनका कनेक्ट था, गीत के साथ उनका कनेक्ट था। लेकिन भोजपुरी बेहतर हो, इसमें उनका क्या कनेक्ट हो सकता है और क्यों होगा? उनकी भाषा ही नहीं थी, उनकी भाषा ही नहीं थी। तो ये एक यहाँ हमेशा मुश्किल रही शुरू से कि शुरुआत में उत्साह में लोगों ने फिल्में बनाई, लेकिन फिर वो चूंकि एक इंडस्ट्री जो उस समय डेवलप होनी चाहिए थी, वो इंडस्ट्री यहाँ डेवलप नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आकर के फिल्में बना रहे थे। नाजिर साहब ने यहाँ फिल्में बनाई, शाहबादी साहब, तो फिल्म वो मुंबई से आकर के वो फिल्म बना रहे थे। तो जो एक बाकी सब जगह अपनी अपनी फिल्में बनी, आप बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, लगातार बनती रही। हाँ, या वो उड़ीसा में देख लीजिए, सब जगह अपनी भाषा में अपनी जगह पर फिल्में बनाई। हम लोग फिल्म यहाँ शूट होती थी यहाँ, और उसके बाद एडिट के लिए वहाँ जाती थी, मुंबई जाती थी, म्यूजिक के लिए वहाँ जाती थी, म्यूजिक वहाँ रिकॉर्ड होता था। तो ये जो मामला बना ना कि आधा काम यहाँ हो रहा है, आधा काम मुंबई में हो रहा है, तो उसके बाद दूसरा जो एक बड़ा संकट आया सिनेमा के साथ, जो एक बिहार के जो हम लोग बोलते हैं ना, समय के साथ हम लोग को सिनेमा देखना चाहिए, जो एक ससुरा बड़ा पैसे वाला के बाद जो फिल्में अश्लीलता की तरफ जिसको बोलते हैं कि वो मुड़ गई, उसका कारण ये था कि एक बड़े अच्छे भोजपुरी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आप लोग तो इतनी अश्लील फिल्में बनाते हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि समझिए हम लोगों ने आपके मॉर्निंग शो को बंद करवा दिया। अच्छा। मतलब वो गौरवान्वित थे कि कुछ तो उन्होंने नहीं कि उन्होंने मॉर्निंग शो का जगह ले लिया। तो ये भोजपुरी सिनेमा के साथ ये मुश्किल हुई कि उसने अपने वो अब यहाँ के लिए नहीं बन रही थी फिल्में, जैसे कि गंगा मैया बन रही थी, तो उसमें लोग बोलते नहीं है कि गंगा मैया, गाँव से लोग आते थे बैलगाड़ियों में चढ़ करके देखने के लिए। और ये जो फिल्में बनने लगी, जो मुंबई के लोग बना रहे थे फिल्में, ससुरा बड़ा पैसे वाला, या उसके बाद की जो फिल्में बनी, वो फिल्में बना रहे थे कि जो इनको लगा कि एक ब्रॉडर ऑडियंस जो पूरे देश भर में चली गई है, चाहे वो सूरत में हो या लुधियाना में हो या बेंगलोर में हो, तो उनको कैटर करने के लिए फिल्में बनाने लगे। और ज़्यादातर वो काम करने वाले पेशा वाले लोग, तो अब उनके पास ये था कि उनको वो इमोशनली कनेक्ट, वो भाषा जानते थे, भाषा सुनते थे वो, लेकिन उनको यहाँ का जो इमोशन था उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं था। वो जमीन से कटे हुए लोग थे, उनको पता ही नहीं था। हाँ, तो उनको इंटरटेनमें चाहिए था, अपनी भाषा में मिल रहा था, उसके लिए जिस हद तक वो जा सकते थे, उस हद तक वो लोग गए, और उसके बाद जो परिणति हुई वो आज हम लोग देख रहे हैं। और उसका यही कारण रहा कि भोजपुरी के बाद यहाँ बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं बन सकी, किसी दूसरी भाषा में, मैथिली में एक आध फिल्में बनी, लेकिन और दूसरी किसी भाषा में कायदे की फिल्म ही नहीं बन सकी। अंगिका में अब या मगही में फिल्म ही नहीं बन सकी, क्योंकि यहाँ फिल्म बनाने वाले लोग ही नहीं थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी है, जो एक माने तथ्य है, हमको लगता है ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माने दूसरे को दोष देना आसान होता है। उसमें एक बड़ा कारण ये था कि हमारी जो भी भाषाएं हैं वो हिंदी के इतनी करीब हैं बहुत, कि उसमें ये है कि एक दूसरे को वो कैटर करती हैं। भोजपुरी फिल्म हिंदी दर्शक देख रहे हैं, हिंदी दर्शक भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं। ये सुविधा बंगाली को नहीं है, बांग्ला भाषा को नहीं है। ये सुविधा असमिया भाषा को नहीं, किसी और भाषा को नहीं है। उसको बांग्ला सिनेमा चाहिए तो बांग्ला में ही देखना पड़ेगा। और हमारे पास ये सुविधा थी कि भोजपुरी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हिंदी देख लेंगे। तो ये एक वैज्ञानिक कारण भी था जिससे कि यहाँ की फिल्में विकसित नहीं हो सकी। विकल्प का उपस्थित होना, विकल्प का उपस्थित होना, बिल्कुल ठीक है। कि जिस उत्साह के साथ बिहार में सिनेमा की शुरुआत हुई थी, वह अपने उद्भव को नहीं पा सका।
और शायद ये बातें सरकार के भी जहन में रही होंगी, तभी नई फिल्म नीति लेकर सरकार आई। और ये कहा जा सकता है कि आप उसके पहले परामर्शदाता भी रहे। तो आपको क्या कुछ सुनहला भविष्य फिर से बनता हुआ दिखाई देता है इस फिल्म नीति की वजह से? क्या इसके कुछ भविष्य में अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए जी, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं जी, उसमें बहुत प्रसन्न होने लायक स्थिति नहीं है। नहीं। इस अर्थ में नहीं है कि फिल्म पॉलिसी को जो हम लोगों ने बिहार में जो फिल्म पॉलिसी आई है, ये मुख्य रूप से जो दिख रही है, चीज़ें जो सामने दिख रही हैं, उसके अनुसार ये यहाँ शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी आई है जी। इसमें फिल्म मेकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश इस पॉलिसी में नहीं दिखती है। बहुत बारीक बात है। यहाँ है तो फिल्म शूटिंग को जब बढ़ावा देने की बात आती है तो ये होता है कि भाई आप मुंबई से फिल्मकार आएंगे, फिल्म शूट करेंगे, आसाम से आ जाएंगे, उड़ीसा से आ जाएंगे, तमाम दूसरी भाषाओं से फिल्म बनाने के लिए यहाँ लोग आएंगे, फिल्म शूट करेंगे। तो एक रोजगार के रूप में हो सकता है कुछ लोगों को शूटिंग के दरमियान काम मिल जाए जी। लेकिन हमारा जो एक इच्छा जी, हमारी जो सपना नाजिर हुसैन साहब ने देखा था, जो सपना बाबू राजेंद्र प्रसाद ने देखा था कि हमारा अपना सिनेमा विकसित हो, जो हमारी अपनी मगही का सिनेमा विकसित हो, मैथिली का सिनेमा विकसित हो। अभी लोग बोलते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है इसलिए मुश्किल हो रही। भाई मेरे, अभी नेशनल अवार्ड की जो घोषणा हुई जी, उसमें 2 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। एक भाषा आसाम की है, उसका नाम है ताइपे। अच्छा, आप भी नाम नहीं सुने होंगे इस भाषा का नाम। हाँ, इस भाषा को मुश्किल से कुछ हजार लोग बोलते हैं। अच्छा, कुछ हजार लोग, 10 गांवों में बोली जाती है यह भाषा। अच्छा, इस भाषा में फिल्म बनी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। वाह। सवाल यह है कि हमारी जो अपनी यदि फिल्म नीति यहाँ बनती है, सरकार सहयोग के लिए खड़ी होती है, तो उसका मतलब है कि हमारी अपनी फिल्में बनने की शुरुआत होनी चाहिए जी। अंगिका में फिल्म बनने की शुरुआत होनी चाहिए, मगही में फिल्म बनने की शुरुआत होनी चाहिए जी। मैथिली में फिल्म बढ़ना चाहिए। भोजपुरी में जिस तरीके के क्लासिक फिल्में मराठी में बन रही हैं, मराठी फिल्मों को आप याद करें तो एक दौर था 70 के दौर में दादा कोंडके के नाम से मराठी फिल्में जानी जाती थी। बिल्कुल। आज मराठी की फिल्में ऑस्कर में जा रही हैं। यदि आप इफ्फी देख लीजिए या फिर आप नेशनल अवार्ड देख लीजिए, ज़्यादातर फिल्में माने मराठी फिल्मों की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो जो मराठी फिल्मों ने अपने आप को इनरीच किया, तो सरकार जब खड़ी होती है तो फिल्में इंडस्ट्री इनरीच होती है। तो उस लिहाज से यदि देखें तो हमारी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी से यहाँ फिल्म बनना तो बढ़ सकता है, फिल्म की शूटिंग बढ़ सकती है, लेकिन हमारी अपनी फिल्मों का विकास की संभावना इसमें नहीं दिखती है, क्योंकि उसके लिए कोई इंसेंटिव की व्यवस्था नहीं की गई है, ना छोटे फिल्मकारों के लिए, ना शॉर्ट फिल्म के लिए, ना डॉक्यूमेंट्री के लिए, ना फीचर फिल्म के लिए जी। इस नीति में ये भी है एक बात, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, कि यहाँ बिहार के ही कलाकार होने चाहिए। कलाकार से इनका मतलब सिर्फ एक्टर्स से है मेरे हिसाब से। तो जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो सिनेमाटोग्राफर होता है, जो कैमरामैन होता है, ये सब तो ये लोग बाहर से मुंबई से ही लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग जो कैमरे के साथ काम कर रहे हैं, जिनको सिनेमाटोग्राफी आती है या जिनको सेट डिज़ाइनिंग आती है, उनके लिए तो कुछ विशेष हो नहीं पा रहा है, उनको तो फिर भी बाजार नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें यह है कि इसमें इन्होंने टेक्नीशियन के लिए भी व्यवस्था रखी है, लेकिन यह है कि आप उसमें उससे जो इंसेंटिव मिलेगा जी, ठीक है, आप एक्टर को ले रहे हैं, आप तकनीशियन को ले रहे हैं, आप साउंड रिकॉर्डिस्ट भी ले रहे हैं, सेट डिजाइनर भी ले रहे हैं, सब आप बिहार से ले रहे हैं, तो उसमें इंसेंटिव जो मिलेगा वो फिल्मकार को मिलने जा रहा है। आप जो 2 करोड़ दीजिएगा सब्सिडी, वो फिल्मकार को मिलेगा। उसमें ये है हमको अपना मेहनताना मिलेगा, जो हमारे कलाकार हैं उनको रोजगार मिलेगा कुछ। तो फिल्म इंडस्ट्री यदि कुछ लोगों के लिए, यदि फिल्म पॉलिसी कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए है, तो मैं नहीं मानता कि उसकी बहुत सार्थकता है। हमारे लिए फिल्म पॉलिसी की सार्थकता ये है कि यहाँ फिल्म बनने वाली फिल्म में सहयोग देने वाले लोग नहीं, फिल्म बनाने वाले लोग तैयार हों, फिल्म बनाने के लिए आगे आएँ,
एक ऐसा माहौल बने कि हमारी फिल्में बने, हमारी हम फिल्म बना आगे रहे हैं, हम एक्टर साइन कर रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं डायरेक्ट सिनेमेटोग्राफर को। हमको साइन यदि कोई मुंबई से आकर के कोई साइन कर रहा है, हम उसके पेरोल पर काम कर रहे हैं। ये तो ऐसे भी होता है, ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। ये आज नहीं चल रहा है, ये 70 में देवानंद हेमा मालिनी आए थे यहाँ शूट करने के लिए, उसमें तो कोई पॉलिसी नहीं थी। उसके बाद भी कई फिल्में यहाँ शूट हुई हैं, बहुत सारी। तो फिल्म शूट करने के लिए तो पॉलिसी की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, पॉलिसी की जरूरत थी कि अपनी फिल्में विकसित हों। मुझे लगता है कि इस दिशा में इस पॉलिसी को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर बात ऐसी है तो इस हिसाब से हमारी जो फिल्म नीति बनी है या आगे उसमें कुछ सुधार होते हैं, तो हमारा विजन उसमें कैसा होना चाहिए? लोकल होना चाहिए या ग्लोबल होना चाहिए? नहीं, देखिए, अब लोकल कोई चीज़ नहीं होती है जी। अभी हम ताइपे की चर्चा कर रहे थे ना? जी। अभी कोई फिल्म बनती है, अब है कि आप देखिए, आप कन्नड़ फिल्में क्यों देख रहे हैं? आप कन्नड़ फिल्में एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तेलुगु फिल्में पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं ना जी। अभी वो ऑस्कर में वो RRR का गाना सुना गया ना, उस पर कहा गया कि पूरा ऑडिटोरियम खड़ा होकर के उसके लिए तालियां बजा रहा था। तो अब लोकल जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप कितना बेस्ट दे पा रहे हैं, आपको चीज़ें, भाषा अब कोई मायने नहीं रखती है जी। खास करके सिनेमा ऐसी चीज़ है कि जब सिनेमा के पास आवाज़ नहीं थी, सिनेमा तो तब भी था। तो इसलिए सिनेमा के लिए भाषा कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। बहुत सुंदर बात। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन हॉलीवुड की फिल्में हम तब भी देखते थे जब हम अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसीलिए आप जब भी फिल्म बनाइएगा, यदि आप भोजपुरी में फिल्म, इसलिए नहीं भोजपुरी की फिल्में इंग्लैंड में देखी नहीं जा रही हैं कि आप खराब फिल्म आप भोजपुरी में बन रही, इसलिए नहीं देखी जा रही हैं कि आप फिल्में अप टू मार्क नहीं दिखा रहे हैं। मराठी फिल्में तो देख रहे हैं ना वहाँ के लोग, बिल्कुल। असमिया फिल्में तो देख रहे हैं ना लोग, बिल्कुल। वो विलेज रॉक स्टार पूरी दुनिया में देखी गई, सबने देखा। तो आप नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें यह है कि हमको अपनी भाषा में के लिए संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी तकनीक को लेकर के संकोच करने की ज़रूरत है, अपनी कहानी, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर के। और तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम यहाँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं, जब तक हम फिल्में बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी कम। और वो हम तब तक ये उद्योगों का शहर नहीं है। ये गुजरात नहीं है, ठीक है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ फिनांसर नहीं है। यहाँ सरकार को सपोर्ट में आना ही पड़ेगा, तभी यहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। यहाँ जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। यहाँ मुंबई जाकर के आप देख लीजिए, मुंबई में आपको 75% असिस्टेंट डायरेक्शन में आपको बिहार के लड़के मिलेंगे। सही बात है। आप सुविधा तो दीजिए। हाँ, तो ये हमारा कहना यही है कि आप सुविधा दीजिए यहाँ के लोगों को, बच्चों को, यहाँ रह कर के काम करें, थिएटर दीजिए। अब फिल्में बनाएंगे, फिल्में दिखाएंगे, फिल्में चलाएंगे, उसके बाद तब हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसी हमारे लिए बनी। जी बिल्कुल। ये बात, एक और बात जो मेरे जहन में भी आ रही है और आपसे पूछ लेना बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे। मैं कई बार ये कह चुका हूँ और फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी के अधिकतर लोगों ने आपको ही पढ़ के, आपकी पैनी नज़र को चुराया है, हमने उससे सीखा है और खुद लिखना सीखा है, पढ़ना सीखा है आपको पढ़ के। तो मेरी एक आपत्ति हमेशा रही है भोजपुरी फिल्मों को देखते समय, जो इस दौर की फिल्में बन रही हैं, कि जब हम उसमें प्रदर्शन करते हैं किसी कहानी का, तो हमेशा गवाही बने रहना क्यों ज़रूरी है? जैसे हम मराठी फिल्में देखते हैं, तेलुगु फिल्में देखते हैं या मलयालम की फिल्में देखते हैं, कहानी गांव की ही होती है, लेकिन उसके किरदार मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बड़े स्वच्छंदता से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब किरदार होते हैं तो उनको जानबूझ के बैल, हल वही दिखाना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमारे किरदार मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये किस तरीके की रुकावट है? दिमागी रुकावट है या फिर क्या है? अब ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर वो इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो बड़े चकित से इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ को। ज़बरदस्ती गवाही बने रहना ये ठीक चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है इस बात? आज से 20 साल पहले रिमोट से लहंगा उठा रहे थे। खैर वो तो मजाक की बात थी। ये मूल बात जो है ना, हम नहीं जानते हैं गाँव को। जी, हमारे फिल्मकार गाँव को नहीं जानते, ना गाँव के लोगों को जानते हैं। जी,
तो वो जानना चाहते हैं। जो हम लोग R&D की बात करते हैं ना जी। कि उसमें जो रिसर्च की बात होती है, जो जानने की बात होती है, यदि हम कोई स्क्रिप्ट राइटर हम कहानी ले रहे हैं तो वो चीज़ों को जानता तो हो, गाँव को जानता तो हो, गाँव में क्या चेंजेज आए, गाँव में क्या परिवर्तन आए, गाँव की सड़कें कैसी है, गाँव में हॉस्पिटल कैसे हैं, ये उसके पता तो हो। गाँव में लोग हैं भी नहीं हैं, बिल्कुल, ये भी तो बात है। यदि आप बिहार के गाँव की कहानी कह रहे हैं तो बिहार के गाँव में आपको युवा दिख रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। आप घर में बैठकर आप जो आपके पास, हमारे एक मित्र हैं जमशेदपुर में रहते हैं, जमशेदपुर में पूरी ज़िंदगी नौकरी की, उन्होंने ज़िंदगी भर गांव की कहानी लिखी। तो जो 60 साल पहले गांव का संस्मरण उनके दिमाग में है, उसी को लेकर के आज भी वो कहानियां रच रहे हैं। तो सिनेमा के साथ भी यही संकट है कि जो चीज़ें वो ले करके उनके पास एक गांव का नक्शा है कि लहंगा पहनेगी लड़की या चोली पहनेगी और गांव में जमींदार होगा और वो उसके बाद उस लड़की के साथ बदमाशी करेगा और वो उसके बाद हीरो आएगा हल लेकर के, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। गाँव का मतलब वो गोदाम समझते हैं अभी भी। तो ये हमको लगता है कि उसमें संकट हमारी समझ का है और हमारे नहीं जानने का है। हमको नहीं पता है कि गांव में जो परिवर्तन आए हैं और गांव खास करके गांव के जो मानसिकता में परिवर्तन आए हैं। अब पंचायत में जो दिख रहा है गांव, उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। उसमें है कि गांव के 80 साल की बूढ़ी महिला है, वो फ्रॉड करने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये जो गांव के चेंजेज आए हैं, माइन्यूट चेंजेज आए हैं कि अब गांव में वो जमाना गया कि वो रामपुर का लक्ष्मण था। हाँ, अब है कि गांव में लोग आप उस बेवकूफ नहीं बना सकते। स्टीरियोटाइपिंग रुकनी चाहिए। तो उसका कारण यही है कि वो नहीं जानते हैं, और वो जो हमारा कहना यही कि वो नई कहानी की तलाश उनको नहीं होती है। बिल्कुल, या उसको खोजने की जो कोशिश होनी चाहिए, वो खोजने की कोशिश खास करके हमारी जो अपनी फिल्म भोजपुरी सिनेमा की बात करें, हिंदी तो नहीं कर रही है, भोजपुरी सिनेमा भी नहीं कर रही है। उसका कारण यही है, इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। जब तक इंसेंटिव नहीं दीजिएगा आप, असमिया में विलेज रॉक स्टार सोच लेता है लोग जी। हाँ, कोई कहानी है, सिर्फ यहाँ से कहानी निकली है, वो दिमाग से। वो है कि और जो जानता है गाँव को, गाँव के बच्चों को, उनके उत्साह को, वही वो कहानी फिल्म बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस तरीके से वही जो मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ से जब फिल्मकार निकलेंगे ना, वो बेहतर बता तब वो फिल्म बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शुरू में ही कहा था कि सिनेमा या फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो आज से संवाद कर सकें, बिल्कुल, आज की पीढ़ी को समझ सकें, आज की बातों को समझ सकें। बिल्कुल ठीक बात है। सिनेमा के बारे में लिखते समय अक्सर मैं शुरू में एक चीज़ इस्तेमाल करता था, क्योंकि मेरी मान्यताएं थोड़ी सी अलग थी। साहित्य से उठ के मैं भी आप ही की तरह आया था। हालांकि मैंने अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ा और फिर अंग्रेज़ी में ही लिखा भी, थिएटर भी अंग्रेज़ी में किया। तो मुझे एक चीज़ लगती थी हमेशा कि हर मज़ेदार चीज़ शानदार हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर शानदार चीज़ मज़ेदार हो ये तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या हम मज़ेदार और शानदार को एक ही समझते हुए कन्फ्यूज्ड से हो गए हैं हमारे दर्शक? जैसे मैं एक उदाहरण दे के आपसे पूछूं कि एक फिल्म आई थी गजनी। इसके विषय में मैंने बड़े सटल तरीके से भी हाल में कहीं लिखा था। और गजनी के बहुत पहले वो मेमेंटो का रीमेक बताई जाती है, लेकिन मेमेंटो के भी पहले मुझे लगता है पसंद अपनी एक फिल्म आई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, उत्पल दत्त थे, रति अग्निहोत्री थी। वो फिल्म इंटरवल तक सीन दर सीन, फ्रेम दर फ्रेम गजनी की ही तरह है। आप जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं जाकर ज़रूर देखिएगा। और ऐसा रीमेक को हम कितने कम अवगत हैं अपने फिल्मों से, और उसको हमने हाथों हाथ लिया। उसमें हमने गजनी में आमिर खान की एक्टिंग की बात नहीं की, उनके लुक्स की बात की। ठीक इसी तरीके से संजू आती है, वहाँ पर रणबीर कपूर संजय दत्त बनते हैं तो उनके लुक्स पर बात हुई कि उन्होंने ये कर दिया। ओम शांति ओम आती है तो उसमें शाहरुख खान के 6 पैक एब्स की बात है। तो ये प्रोस्थेटिक को एक्टिंग समझ लेना ये एक अजीब सी विडंबना है, और ये आज भी लगातार चलता जा रहा है। हम लुक्स पर ज़्यादा बात करते हैं। किसी ने मोटे से पतला कर लिया अपने आप को, पतले से मोटा कर दिया, उसी को संघर्ष बताते हैं, वैसे ही बातें करते जाते हैं। ये कितना ठीक है दर्शकों के लिए? हम दर्शकों के सामने क्या फेंक रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती फिल्म निर्माताओं की कि एक्टिंग पर भी बात हो, प्लॉट पर बात हो, या सिर्फ लुक्स पर बात करके हम संतुष्ट रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, मुझे याद है कि हम लोग पढ़ते रहे हैं कि जब
हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई थी भारत में, दादा साहब फाल्के हुई शांताराम तक, उस शुरुआती दौर में सिनेमा को एस्टेब्लिश होना था, तो वो सिनेमा बना ही नहीं रहे थे, सिनेमा पर लिख भी रहे थे जी। दादा साहब फाल्के ने काफ़ी लिखा था, बहुत लिखा सिनेमा पर, नवरंग पत्रिका में लगातार लिखते थे। हाँ, हुई शांताराम तक ने सिनेमा पर लिखा। बाद के दौर में सिनेमा पर नहीं लिखा लोगों ने, लेकिन सिनेमा पर लिखने को बढ़ावा दिया। राज कपूर ने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ काम किया। बिल्कुल। ख्वाजा अहमद अब्बास घनघोर कम्युनिस्ट, लेकिन लोग कहते हैं यदि ख्वाजा अहमद अब्बास नहीं होते तो शायद राज कपूर नहीं होते। ठीक बात। बॉबी तक उन्होंने लिखी, फिल्म इंडिया से बहुत सपोर्ट तो लेकिन बाद के दौर में जी ये जब फिल्मकारों को ये लगने लगा कि वो दर्शक के साथ सीधा उनका होने लगा कि भाई हमको तो ये बीच में ये कौन, दर्शक और हम, तो वो जब उनके बीच सीधा तो बीच से लिखने वाले हटते चले गए। जो मैं बोल रहा था कि सिनेमा जो एक सेतु की जरूरत होती है, वो सेतु खत्म होता चला गया। जी। तो उसमें यह है कि अब वो जो चाहते हैं वही चीजें आती हैं। आप देख लीजिए जितने लोकप्रिय अवार्ड हैं, चाहे फिल्म फेयर हो, जी सिनेमा हो, ये हो वो हो, किसी में भी फिल्म क्रिटिक को कोई अवार्ड किसी में नहीं है। क्रिटिक की तरफ से अवार्ड जरूर मिलता है, लेकिन क्रिटिक को कोई अवार्ड नहीं मिलता है। तो क्रिटिक, जबकि एकमात्र नेशनल फिल्म अवार्ड में है क्रिटिक के लिए अवार्ड, उसके अलावा फिल्म पर लिखने के लिए कहीं कोई अवार्ड नहीं है, कहीं कोई, या उसके लिए कहीं कोई आपको, आप अमिताभ बच्चन की भी बात सुने, या कौन बनाया करोड़पति में उन्होंने चर्चा की कई बार, सुभाष के झा की चर्चा की, हमारे मित्र पटना में रहते हैं। तो इसलिए नहीं कि सुभाष के झा फिल्म समीक्षक हैं, इसलिए कि वो फिल्म पत्रकार हैं और उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने उनके इंटरव्यू छापे, उनकी फिल्मों पर लिखा, इसलिए नहीं बात होती है। तो पर्सनैलिटी पर जब बात होती है तब सिनेमा हाथों हाथ लेती है इंडस्ट्री। अब सिनेमा पर बात मत कीजिए, गूढ़ बात है ये। अब सिनेमा पर बात करने पर होती है कि उनकी कलई खुलने लगती है कि भैया आप क्या सिनेमा के नाम पर मजाक कर रहे हो, ये पता चलने लगता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हमको देखो, आप सिनेमा मत देखो। बहुत माइन्यूट बात है। अब जब ये बात छिड़ गई है और कि क्रिटिक के लिए कोई अवार्ड नहीं होता है, एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो वही दिए जाते हैं, तो यहाँ ये जान लेना जरूरी है, जो भी हमें देख और सुन रहे हैं, कि 49वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड था बेस्ट क्रिटिक के लिए 2003 में, वो गुरुदेव को ही प्राप्त हुआ था, श्री विनोद अनुपम को ही प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत हम सब के लिए, जो बिहार में रहते हैं और जो पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, और उनके लिए गर्व का विषय है। ये बहुत बारीक बात बताई आपने, बहुत माइन्यूट बात है ये, कि ध्यान कहीं कंटेंट की तरफ ना चला जाए, इसके लिए लुक्स पर और उस पर ही ज़्यादा बात होती है। एक बात और भाषा पर भी कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि भाषा में निरंतर गिरावट आई है। जैसे कुछ गीत मुझे अभी याद आते हैं कि चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ी सुंदर सी हिंदी है। बाद में इसको कॉमेडी के रूप में दिखाया जाने लगा कि प्रिय प्राणेश्वरी, विनोद खन्ना अजीब सा मुंह बना के और गा रहे हैं और शुद्ध हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक मजाक की बात है। दिल, जिगर, जिगर मतलब लीवर होता है, वो भी हम लोग दिए जा रहे हैं गानों में, और उस पर कोई आपत्ति नहीं हो रही है। मतलब सोज, और ऐसा भी नहीं कि फैज़ अहमद फैज़ के शेर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे लेखक हैं समीर, लेकिन उनके गीतों में 80% गीत दिल और जिगर के ही बीच झूलते नजर आते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सुंदर हिंदी में लिखे गीत भी प्रचलित हो रहे हैं? देखिए, भाषा की जो बात आपने करी ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, खास करके फिल्मों के लिए जी। और मुझे याद है जिस समय नीरज जी ने फिल्म के लिए काफ़ी कम गीत लिखे थे, लेकिन कहा जाता है कि एक फिल्म देवानंद ने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि उसमें उनको नीरज के गीत लेने थे। शायद उस फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद तेरे मेरे सपने, अच्छा, उस फिल्म का नाम था। उसमें सारे गीत नीरज के थे और इन्हीं के गीतों के लिए, और नीरज के गीतों में आप उनके सारे गीतों को याद करें तो जो लेकिन मुश्किल ये है कि फिल्म के दर्शक बदलते रहे हैं। आपने पारसी थिएटर के शुरुआती दौर की बात करी, तो शुरुआती दौर में आपको भी पता है, हम सबको पता है कि जो यहाँ राजकाज की भाषा थी वो फारसी थी, उर्दू मिश्रित थी। तो जो या भारत में भी लंबे समय तक
जो हिंदुस्तानी हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तानी में उर्दू का दबाव बढ़ता रहा था। प्रेमचंद ने भी उस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि राजकाज में फारसी होने का ये दबाव था कि हिंदी पर भी उर्दू का प्रभाव, तो सिनेमा उससे उबर नहीं सके। सिनेमा के लिए मुश्किल है, सिनेमा इसलिए बनती है कि वो दर्शकों तक पहुंच सके, वो दर्शकों से संवाद करने के लिए बन रही थी। तो उसमें उस भाषा को एक्सेप्ट करना उसकी बाध्यता थी। तो उसमें वो संस्कृत कुछ लोगों ने प्रयोग किए। हुई शांताराम की फिल्म आप देख लीजिए, उन्होंने कहानियां उस तरह की उठाई। तो जब आप जैसे मुगल आजम बनी, कि आसिफ ने बनाई, तो मुगल आजम ने बनाई तो उसमें उनकी वो तो ठीक है। लेकिन बाद के दिनों में जो भाषा बदली, वो भाषा या आज की जो फिल्में हम देख रहे हैं, कितनी भी गंभीर से गंभीर फिल्म हम देखें, तो उसमें आमतौर पर जो बातचीत की भाषा है उनका प्रयोग अधिक हो रहा है। या उर्दू की बात करें तो हमारे ऑडियंस कौन है? ऑडियंस उसको कैटर, चूंकि पूरा देश करना है, उसको सिर्फ मध्य प्रदेश और बिहार के लिए तो फिल्म बना नहीं रहा है। वो फिल्में बना रहा है कि उसको कन्नड़ वाले लोग भी एक्सेप्ट कर लें और कश्मीर वाले लोग भी एक्सेप्ट कर लें, हैदराबाद के लोग भी देख लें। तो एक जो व्यापक ऑडियंस तक जो भाषा पहुंच सकती है, उस भाषा को एक्सेप्ट करना सिनेमा की बाध्यता है। इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि उसी भाषा को स्वीकार करती है, और उसी भाषा में उसके लिए शुद्धता, आप यहाँ की जो मुख्य धारा के सिनेमा हम जो बात करते हैं उसके लिए शुद्धता जैसी चीज कोई मतलब नहीं। उसके लिए जो भगवान है वो ऑडियंस है और बॉक्स ऑफिस है, उसके पूरे केंद्र में वही है। जो भी जितना भी हम लोग वो रिसर्च की बात होती है, वो रिसर्च यही होता है हिंदी सिनेमा के लिए कि ये फिल्म कितना चलेगी, कितना कमाएगी। रोहित शेट्टी फिल्म बनाते हैं तो ये रिसर्च नहीं करते हैं कि इस फिल्म में ये हमारा पात्र कौन सी भाषा बोल रहा है, या रामायण हम दिखा रहे हैं, पर्दे पर रामलीला दिखा रहे हैं तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। या यश चोपड़ा वो मोहब्बतें बनाते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मोहब्बतें तो बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक बात। तो ये सब बातें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है। उसका सारा रिसर्च इसी पर है, दर्शक हमारे कौन एक्सेप्ट होंगे, और उसी हिसाब से हमारी भाषा डाइल्यूट होती चली गई। यदि गीतों की बात करें तो गीतों से मुझे लगता है कि ये खास करके A.R. रहमान के आने के बाद से हुआ। यहाँ म्यूजिक लाउड होता चला गया, शब्द दबते चले गए, ठीक बात है। शब्द गौन हो गया और वो बीट महत्वपूर्ण हो गया। अब गीतों में तो गीतों में जब शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कुछ भी दिल जिगर लिख दीजिए, लोग तो उसको तो दर्शक बीट सुन रहे हैं। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है सुनकर कि बच्चे थे रखते हैं कि टेलीफोन धुन में हंसने वाली। तो मुझे आज तक समझ में कि टेलीफोन धुन में हंसते कैसे हैं। तो ये बातें तो सुनते रहे। तो अब है कि वो महत्वपूर्ण रहा नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि दर्शक भगवान है, जो दर्शक एक्सेप्ट कर लिया वही चीज़ें चल रही हैं। नई चुनौती के लिए अभी सिनेमा तैयार नहीं है, और वो तैयार तब तक नहीं होगा जब तक कि वो जो बीच वाला सेतु है वो सेतु जब तक मजबूत नहीं होगा, सिनेमा को जब तक हम खोल करके दर्शकों को नहीं बताएंगे, तब तक वो, और उसकी अभी संभावना मुझे नहीं दिख रही है। बहुत सारी बातें हमने सुनी, बहुत सारी बातें सीखी, आज फिर से सीखी, और कहते ही हैं कि बातों का अंत नहीं होता, और ये भी कहते हैं कि किसी भी प्रस्तुति में, किसी भी साहित्यिक या कलात्मक विधा की प्रस्तुति में संभावनाएं अपार होती हैं। आप जितने अर्थ निकालना चाहेंगे वो अर्थ निकलते ही चले जाएंगे और वो कृति बनी रहेगी। तो बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ सुना आपसे, और कई आशाएं भी बंधी, कुछ यथास्थिति का भी ज्ञान हुआ। तो ये हम सब का सौभाग्य है कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे बीच बैठे। ऐसी बातें और होती रहेंगी और आपको बराबर सुनने का मौका मिलता रहेगा। इस लोभ को हम दबा नहीं पा रहे हैं और ऐसी आशा करते हैं कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी
इसी जगह पर होगी, इसी माध्यम से होगी। आप सब भी तैयार रहें, सिनेमा को पढ़ना सीखें, सिनेमा को समझना सीखें, क्योंकि सिनेमा में अपार संभावनाएं हैं, न केवल मनोरंजन की बल्कि चीज़ों को दर्ज कर लेने की, हमेशा के लिए अपने अंदर समाहित कर लेने की और भविष्य के लिए कुछ सुंदर संदेश देने की भी। तो हम मिलते रहेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ, ऐसी ही शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।